अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। बात करूंगा जनाबे वाला, आज वाड़ा साहब ने कमाल मेहरबानी की है। वो 5,000 बंदे को पहले सड़कों पे मारना चाहते थे, लेकिन अब उनकी ख्वाहिश बहुत सुकड़ गई है। वो सिर्फ 500 सियासतदानों को गोलियों से भून देना चाहते हैं और कुछ को कब्रों से निकाल के भी भूनना चाहते हैं। ये ख्वाहिश इनकी मासूम सी पूरी करने में क्या हर्ज है। दूसरी तरफ मैडम मरियम नवाज ने अपना केस अरेस्ट कर दिया है। क्या केस रेस्ट किया है, क्या ड्रामेबाजी है। लाहौर में एक माँ और उसकी बच्ची गटर में डूब के मर गए थे। मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा एक्शन दिखाया था आके, और नाम ले लेके मुजरमों का बताया था। वो बंदे गिरफ्तार हुए, फिर वो रिहा हो चुके हैं। तो मरीम नवाज ने कहा जी आई रेस्ट माई केस। बड़ा बता रही थी, केस रेस्ट करने का टाइम नहीं था, तो फाइल उठाने का टाइम था। इतनी जल्दी गिव अप कर गई। एक बार गोश्त के लिए इधर तहरीक इंसाफ वाले लड़ रहे हैं बिल्लियों की तरह। मैं कुत्तों की तरह नहीं कहता, इंसल्ट ना हो जाए, बिल्लियों की तरह लड़ रहे हैं। ये क्या कहानी है भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो वाड़ा साहब जबरदस्त तरीन आदमी, आपको पता है, आजाद सेनेटर है। आजाद तो नहीं है, लेकिन आजाद सेनेटर है। उन्होंने कल हामिद मीर के प्रोग्राम में इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि करीबन 500 लोगों को, सियासतदानों को अगर गोलियों से सड़कों पर भून दिया जाए तो ये मुल्क ठीक हो सकता है। उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि किन लोगों को गोलियों से भूना जाए। वाड़ा साहब इससे पहले जब इमरान खान के दौर में वजीर थे तो हामिद मीर के शो में ही जाके इन्होंने ये बताया था कि अगर 5,000 लोगों को फांसी दे दी जाए सरेआम तो ये मुल्क ठीक हो सकता है। तो मुझे अब इस बात पे कंफ्यूजन है कि 4,500 लोगों को डिस्काउंट क्यों दे दिया वाड़ा साहब ने। वो लोगों की जिंदगी क्यों बख्श दी। उनको भी अगर हम भून देते तो बेहतर रहता। 5,000 पूरा कर ले। 25 करोड़ का मुल्क है, 5,000 बंदे मर जाए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आप तो 500 तो मामूली सी बात है, ऐसे ही चुटकियों में उड़ा के रख दें वाड़ा साहब। माउजर निकाले और दे छठे पे छठा मारे। जैसे 26 नवंबर को मोहसिन नकवी और अता तारर ने फरमाया था कि छठा वजेगा तो लग समझ जाएगी, फिर छठे मारे गए। ये सोच डिक्टेटरों की होती है, ये सोच उन ताकतवर लोगों की होती है, ये सोच डीप स्टेट की होती है कि बड़े मुल्कों की ज़िंदगी में 5,500 बंदा मारना कोई मसला नहीं। अगर मुल्क की बेहतरी के लिए है तो इनको मार दिया जाए। ये सोच उन लोगों की होती है जो गॉड प्ले करते हैं कि हमारे पास ताकत है तो हम 500 बंदा उड़ा दें तो क्या हो जाएगा, मुल्क की बेहतरी होगी। हामिद मीर साहब ने डरते डरते कहा कि सर थोड़े बहुत दूसरी साइड के भी शामिल कर लें। तो वाड़ा साहब ने कमाल मेहरबानी की, बड़ा दिल करते हुए उन्होंने कहा हाँ जी, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के और जज भी अगर उन्होंने गलत काम किए तो उनको भी बीच में शामिल कर लिया जाए। मैं अब सोच रहा था, वाड़ा साहब के पास नाम भी यकीनन होंगे, अगर वो हमें इन 500 लोगों के नाम या टॉप 100 के बता देते, टॉप 50 बता देते और साथ इनकी एग्जीक्यूशन डेट बता देते तो हम महजूज हो सकते थे कि कब इनको गोलियों से भूना जाएगा। पाकिस्तान की तारीफ में अगर गोलियों से भूनना बनता है तो काफ़ी सारे लोग, मेरे पास भी लिस्ट है जिनको गोलियों से भून देना चाहिए। कुछ लोगों को मेरा दिल भी करता है कि गोलियों से भून दिया जाए, लेकिन वायलेंस इज नॉट द सोल्यूशन। इट कैन हाउ एवर बी वेरी एंटरटेनिंग। तो मैं वाड़ा साहब की बात से बड़ा एंटरटेन हुआ, और जो 4500 लोगों को उन्होंने जान बख्शी की है, इससे तो मैं उनके दयालु होने का कायल हो चुका हूँ। इस किस्म की बोंगियाँ बेसिकली आपकी जहनी गुर्बत की निशानी होती है। जब आप एरोगेंट होकर कहते हैं उड़ा दो 500 लोगों को, इनको सड़कों पे भगा भगा के मारो। इंडियन फिल्मों में ये अच्छा लगता है, आम जिंदगी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले ही आपने ताकत दे के देख लिया है अपने सिक्योरिटी इदारों को, वो क्या करते हैं, लोगों को कैसे गायब करते हैं, कैसे 26 नवंबर को मारा गया, लाहौर में क्या हो रहा है, CTD पंजाब क्या कर रही है। तो ये ताकत भी दे के देख लेते हैं, 500 लोगों को भड़का दें, को क्या कौन सी क्यामत आ जाएगी। हमारी वैसे भी जलील सी सोई हुई कौम है, मजीद सो जाएगी। इन्होंने क्या पट लेना है। देख, जैसे अब मिसाल के तौर पे मैडम मरियम नवाज लाहौर में गटर में डूब के, लाहौर में जिसके बारे में बताया जा रहा है दिस इज लाहौर बेबी, लाहौर ऐसा होता है, पसंद होती है, गटर में डूब कर एक माँ और उसकी बच्ची मर गए, जान की बाजी हार गए। पुलिस वालों ने उसके खामंद को उठाया, उसकी लितर परेड करते रहे। वो चीखता रहा कि मेरी बीवी डूब गई। वो कहते तू ये लिख के हमें दे कि तेरी बीवी रिक्शे वाले के साथ भाग गई है। उन्होंने कहा भाई मर गई, मेरी बीवी डूब गई, उसको निकालो, रहे मेहरबानी। वो मिली उसकी लाश, उसकी बेचारे की जान खलासी हुई। मरियम नवाज साहिबा बड़ी गुस्सेनाक हो गई, नाक से उन्होंने आग निकाली, मुंह से अंगारे फेंके। उन्होंने, लोग जो हैं वो इम्प्रेस हो गए, उन्होंने कहा हुई
मरीम नवाज ने इंतजामिया की लाभ पा के रख दी थी, हाथ में पकड़ा दी, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी बेइज्जती की। उस टाइम मैंने वीलॉग किया था, अगले दिन सुबह मैंने कहा था जी चाचू चार्ली जो है शिबाजी अंकल, वो भी इसी तरह की हरकतें करते थे, मुअत्तल कर देते होते थे, वो तो पूरे पूरे थाने सस्पेंड कर दिया करते थे। सस्पेंड करना उनका फेवरेट खेल था, अवाम को फौरी बेवकूफ़ बनाने के लिए। इससे आइडियल कोई चीज़ ही नहीं हो सकती कि जाओ दो चार गुस्सेनाक बातें करो, गालियाँ निकालो और सस्पेंड कर दूंगी, ये कर दूंगी, मुंह तोड़ दूंगी, तुम्हारी टांगे काट दूंगी, तुम्हारी छोटी उंगली का नाखून में खिंचवा दूंगी, मैं तुम्हारे कान में नक का कोका डलवा दूंगी, ताकि नाक में तुम्हारे कान का कोका डलवा दूंगी, मिक्स कर दूंगी, तुम्हें फ्रूट चाट बना दूंगी। और लोग जो है वो वाह मरीम नवाज ने कहा मैं इसका नक का कोका कान में डाल दूंगी, ओ इसकी चीची उंगली का नाखून अभी काटेगा तो मजा आ जाएगा, ओ इसकी नासों के अंदर पेट्रोल डाल देंगे हम, ओए। तो वो नारे मारे। आज वो बता रही थी कि जनाब देखें बुरसा ने माफ कर दिया, सुलह कर ली है, तो आई रेस्ट माई केस। नो, यू डू नॉट रेस्ट योर केस। दिस इज द टाइम व्हेन यू पिक अप योर बटॉन एंड यू स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस। ये रेस्ट करने का टाइम नहीं है मैडम। आपको मैं समझाता हूं कैसे। सबसे पहले FIR 302 की जगह 322 की काटी गई, जिसमें लगती ही दियत थी। पहले यहां से केस खराब होना शुरू हुआ, पुलिस वालों ने केस यहां से खराब करना शुरू किया, आपकी इंतजामिया ने। आपको मैं चले ये भी मान लेता हूं कि जी आप बड़ी सादी हैं, क्योंकि आप पूरी जिंदगी घरेलू खातून रही हैं, तो आपको नहीं पता था कि पुलिस वालों की ये चलाकियां क्या होती हैं, इनकी ये चूहा चलाकियां क्या होती है। तो पहले तो FIR 322 की काटी गई, ठीक है, मजेदार काम है जी। फिर उसके बाद जनाबे वाला हसूरे वाला, अगर वर्षा माफ कर रहे हैं तो रियासत का, सूबे की इंतजामिया का क्या काम है? आपको फौरन से पहले चाहिए कि इसमें पार्टी बने, पंजाब गवर्नमेंट पार्टी बनेगी और पंजाब गवर्नमेंट फौरन से पहले एडवोकेट जनरल को ऑर्डर करेगी इसमें पार्टी बने, माफी नहीं होनी चाहिए, अपील फाइल करें। आपको पहले से पता होना चाहिए था कि माफी हो रही है, आपको यकीनन पता होगा कि दियत करवाई जा रही है, उन गरीबों पे प्रेशर डाल के 1 करोड़ रुपए की बात काफी दिनों से चल रही थी, आपको ये मालूम होना चाहिए था। आपको नहीं मालूम था तो फिर आप बहुत सादी हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आप अपने बहनोई को अपना एडवाइजर लगा रही हैं। इस पे भी मैं आता हूँ आगे जाके, ज़रा ये मैं इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया, अभी दोबारा आगे इस पे भी कवर करते हैं, इसको भी कवर करते हैं। तो अभी भी आपके पास वक्त है, आप पंजाब गवर्नमेंट को कहिए जी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। और साथ जो पुलिस वाले तशद्दुद करते रहे उस मरहुमा के खावंद के ऊपर, उनके ऊपर आपने क्या एक्शन लिया है ये भी मुझे बताइए मैडम, क्योंकि आप तो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट लेवल का आपके पास दिमाग है, एक्सपोर्ट क्वालिटी का दिमाग है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के किन्नू पाकिस्तान में उगते हैं, नजीब अब्दुल चंद साहब के पास होते हैं बड़े अच्छे एक्सपोर्ट क्वालिटी के किन्नू, अली तरीन फार्म्स के एक्सपोर्ट क्वालिटी के मैंगोज होते हैं, बट यू हैव एक्सपोर्ट क्वालिटी का ब्रेन। तो ज़रा मुझे बताइएगा, ये इन्वेस्टिगेट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या किया, क्योंकि बेस्ट ख़ानदान पाकिस्तान में इस टाइम 2 ही हैं। एक है शरीफ ख़ानदान जिसके पास बेस्ट लेवल ब्रेन है, दूसरे हैं जनाब डार ख़ानदान जिनके पास बेस्ट है। उनके अब्बा जी जो इसहाक डार साहब हैं, जो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। नवाज शरीफ साहब के भाई प्राइम मिनिस्टर हैं। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, और वो साथ साथ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के समधी भी हैं, और साथ साथ वो वज़ीर ख़जाना का भी चार्ज लिए बैठे हैं, दबाए बैठे हैं वज़ीर ख़जाना को, और वो ख़जाना के भी सारे काम देख रहे होते हैं। इसहाक डार साहब के जो साहबजादे हैं अली डार साहब, वो जनाब नवाज शरीफ के दामाद हैं, मरीम नवाज शरीफ के बहनोई हैं। मरीम नवाज शरीफ ने आज बिल्कुल मेरिट के ऊपर इस अजीम ख़ानदान के चश्मो चिराग को अपना एडवाइज़र मुकर्रर कर लिया है। इससे ज़्यादा मेरिट की उम्दा मिसाल हमें समझ नहीं आती। अली डार साहब वही शख्सियत हैं जिनके बारे में कुछ एंकर्स ने क्रिप्टो स्कैंडल की बात की थी। मोहम्मद मालिक साहब ने ब्रेक की थी खबर के अरबों रुपए जो है लोगों का वड़वा वड़वू के दुबई से वो पाकिस्तान आ चुके हैं, अभी AI में आ चुके हैं। अब ये हमें AI के एडवाइज़र हैं मरीम नवाज शरीफ के। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि इनको मरीम नवाज शरीफ की रियल इंटेलिजेंस का एडवाइज़र होना चाहिए था, ताकि भरपूर इस्तेमाल कर सकती मरीम नवाज अपनी रियल इंटेलिजेंस, लेकिन शायद उससे मायूस होकर वो नहीं चल रही होगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवाइज़र बन गए। अब ये मैंने नहीं सुना दुनिया में कि कोई किसी बंदे ने आके अपने बहनोई को ही अपना एडवाइज़र मुकर्रर कर लिया। ट्रंप ने अपने दामाद को एडवाइज़र जेरेड कश्नर को मुकर्रर किया था, बड़ी तनकीद होती थी उस पर, लेकिन मैडम मरियम पे तो कोई तनकीद भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैडम मरियम तो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड
चीफ मिनिस्टर हैं तो उनके ऊपर किसने तनकीद करनी है, किसकी जुर्रत है कि वो मैडम मरीम के ऊपर तनकीद करे। मैडम मरीम जूडो कराटे मार के उसका मुंह भी तोड़ सकती हैं। आपको पता है यहाँ पर टीका लग जाता है, पीके का टीका लगेगा तो आपकी नासें फेंस देंगे ये। तो बेहतरीन दिमाग के हामिल एक्सपोर्ट क्वालिटी के ब्रेन मरीम नवाज को एक और मिला, वो अब उनके एडवाइज़र हैं। कैसा ही साथ साथ जनाब जुनैद अकबर साहब की एक ऑडियो लीक हुई है। जुनैद अकबर साहब ने आज एक इंटरव्यू भी दिया, पार्लियामान के सामने खड़े होकर वो खासे खफा नजर आते हैं। जुनैद अकबर साहब आमिर डोगर साहब से नाराज़ हैं कि वो उनको बोलना ही नहीं दे रहे पार्लियामान में। उनके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें करने वाली हैं। जुनैद अकबर साहब वो बातें करके धरती हिला के रख देंगे जब वो बोलेंगे। जुनैद अकबर साहब बेसिकली वो साहब हैं जिनको बड़ी गज वज के पीटीआई केपी का प्रेसिडेंट बनाया गया। जब वो पीटीआई केपी के प्रेसिडेंट बन गए तो वो बड़े आदमी बन गए। जो वो बड़े आदमी बन गए, साथ वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी बन गए, तो वो मजीद बड़े आदमी बन गए। फिर इमरान खान ने कमेटी से इस्तीफा दिलवा दिया, इन्होंने गाड़ी वापस नहीं की, फिर इनको गाड़ी वापस करनी, फिर ये मजीद बड़े आदमी बन गए। ये हर टाइम गुस्से में रहते हैं, ये इतने गुस्सेनाक हैं कि ये अकेले बैठे हों तो अपने आप से लड़ पड़ते हैं अक्सर व बेशतर। इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती। आमिर डोगर मैं नहीं कह रहा बहुत बेहतरीन आदमी है, लेकिन जुनैद अकबर साहब की ऑडियो सुनी कि मैं पार्टी में नहीं हूँ, मैं अपना अलग स्टेटस करूँगा, मैं ये करूँगा, ये क्या बात है, आप हमें पागल समझते हो, आप ये करते हो, वो करते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो सकता है उनका जायज़ गिला हो, लेकिन अब ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है। सवाल इस पर मेरा सिर्फ एक ही है जुनैद अकबर साहब से कि जुनैद साहब, ये इमरान खान साहब जब देखेंगे जेल में बैठा हुआ बेचारा 300 से ज़ायद दिन हो चुके हैं, 900 से ज़ायद दिन हो चुके हैं, उनको 920 शायद 25 दिन हो चुके हैं, वो ये सुने तो कैसा महसूस करेगा कि मैं इधर जेल में बैठा हूँ, मेरी बीवी इधर जेल में है, मेरा भांजा 10 साल की सज़ा काट रहा है, मेरी पार्टी तितर बितर, मेरे घर उजड़ रहा है, मेरे घर खाली पड़े हैं, घर में कोई है नहीं, मेरे गार्डों को तनख्वाह पार्टी के पास देने के लिए है नहीं, और ये अपने एक पाव गोश्त के लिए छोटी बिल्लियों की तरह, लागर किस्म की बिल्लियों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। मैं ये मंजर सोच रहा हूँ और मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूँ कि इमरान खान साहब महसूस कैसा करेंगे इसके ऊपर। खैर, यही बातें फ़िलहाल करनी थी। मुझे इजाज़त दीजिएगा जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।